बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 कम्युनिटी मेडिसिन का स्क्रीनिंग में इसमें से क्वेश्चन आता है क्योंकि जो इम्यूनोलॉजी और स्क्रीनिंग में से अल्टरनेट शायद आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्रीनिंग। इट इज़ डिफाइंड एज रिसर्च फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़ और डिफेक्ट बाय मीन्स ऑफ रैपिडली अप्लाइड टेस्ट एग्जामिनेशन और अदर प्रोसीजर इन अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल। सिंपल वर्ड में क्या है कि स्क्रीनिंग क्या है कि नॉर्मली जो नॉर्मल पीपल नज़र आ रहे हैं उनमें किसी भी टेक्निक्स के या टेस्ट के बिना पर उनमें सर्च करने के उनके कोई डिजीज़ तो नहीं है उनमें, तो उसको कहते हैं स्क्रीनिंग। जैसे हम स्क्रीनिंग करवाते हैं हेपेटाइटिस की या किसी भी HIV की, जो भी करवाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, या डायबिटीज़ की करवा लेते हैं स्क्रीनिंग। इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमने सॉर्ट आउट करना है कि वो जिनको मोस्टली प्रोबेबली उनको डिजीज़ है, वो लोग जो ज़्यादा रिस्क पे हैं या जो अपेरेंटली पर्सन नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, उनकी सुपरविजन या ट्रीटमेंट के लिए। तो यूजेस क्या हैं स्क्रीनिंग के? एक तो केस डिटेक्शन, दूसरा केस कंट्रोल ऑफ डिजीज़, रिसर्च पर्पज़ के लिए या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो ये इसके 4 यूजेस हैं। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग कौन कौन सी। मैस स्क्रीनिंग है, हाई रिस्क सिलेक्टिव स्क्रीनिंग है और मल्टी फेज़ स्क्रीनिंग प्रोसेस है। क्राइटेरिया क्या है स्क्रीनिंग का, क्योंकि ऊपर वाले जो है ना टाइप्स है, इसके बस नाम ही याद रखें, आगे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। क्राइटेरिया स्क्रीनिंग का क्या है कि एक तो डिज़ीज़ होनी चाहिए और उसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, ये मेनली है। अब डिज़ीज़ है तो डिज़ीज़ क्या है कि वो एक हेल्थ प्रॉब्लम हो, वो इसकी सिम्टोमेटिक स्टेज भी हो, जो उसके लिए कोई टेस्ट भी हो और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट उसका हो हमारे पास हो, और पेशेंट्स जो हैं पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास कोई ऐसे स्टाफ हो और एविडेंस हो हमारे पास कि अर्ली डिटेक्शन उसकी जो है वो फ़ायदेमंद है और अर्ली डिटेक्शन का आगे रिस्क और कॉस्ट उसका ज़्यादा ना हो। दूसरा हमारे पास था स्क्रीनिंग टेस्ट। अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट हम कर रहे हैं वो हमारे पास एक तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, रिपीटेबिलिटी हो, ये हमारे पास, और वैलिडिटी हो। क्या किया हमने किया अभी कि क्राइटेरिया स्क्रीनिंग का क्या था, डिज़ीज़ हो और उसके लिए कोई टेस्ट हो। अब डिज़ीज़ है तो उसके हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, वैलिडिटी, ये होनी चाहिए। अब जो वैलिडिटी क्या चीज़ है, वैलिडिटी एक्सप्रेसेस द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश दोज हु हैव द डिजीज़ फ्रॉम दोज हु डू नॉट हैव। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ वैलिड है तो क्या है कि वो अथेंटिक हो, कि अगर किसी में कोई चीज़ टेस्ट को पॉजिटिव आ गया तो उसमें वैलिड हो कि उसको डिजीज़ भी है, अगर नेगेटिव है तो उसमें ये हो तसल्ली हो कि वो नेगेटिव है तो उसमें डिजीज़ नहीं है। तो ये वैलिडिटी। एक्यूरेसी रेफर्स टू क्लोजनेस विद विच मेजर्ड वैल्यूज़ एग्रीड विद द ट्रू वैल्यू, मतलब एक आइडियल वैल्यू से। कंपोनेंट्स ऑफ वैलिडिटी दो हैं, सेंसिटिविटी है और स्पेसिफिसिटी है। सेंसिटिविटी में से क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेसिफिसिटी भी क्वेश्चन है आगे, ये क्योंकि वैलिडिटी वाला पूरा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो मोस्टली कहता है कि वैल्यूज़ दे देता है और कहता है कि इसमें से आप सेंसिटिविटी निकालें, स्पेसिफिसिटी निकालें, प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी के जो हैं पॉजिटिव PPV पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू NVP, वो कहता है ये चीज़ें इसमें से निकाल के दें। तो ये न्यूमेरिकल टाइप इसमें से आ जाता होता है, तो ये ध्यान से रखें। अब जो हमारे पास, अब सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी कि ये जो आपने टेबल या जो भी 2x2 टेबल बनाना है, इसमें आपने ये करना है कि जो A, B, C और D इन वैल्यूज़ को आपने पहले देखना है कि क्या क्या चीज़ें। A क्या होती है कि वो इंडिविजुअल जो पॉजिटिव हैं और उनमें डिजीज़ भी है, मतलब ये ट्रू पॉजिटिव हैं A वाले। B क्या होता है, B वाले होते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव हैं लेकिन उनमें डिजीज़ नहीं है, असल में ये फॉल्स पॉजिटिव B है। C क्या है,
वो पर्सन जिनमें नेगेटिव रिज़ल्ट आया है लेकिन उनमें डिजीज़ प्रेजेंट है, मतलब ये फॉल्स नेगेटिव है। और जो डी हमारे पास आएगी वो आएगी जो ट्रू नेगेटिव हैं, जिनमें डिजीज़ भी नहीं है और उनमें टेस्ट भी नेगेटिव आया है। तो ये आपने देखना है, याद रखना है कि ए बी सी और डी किन को सिग्निफाई कर रहे हैं, ताकि आगे आपको, क्योंकि वैल्यूज़ उसने देनी है न्यूमेरिकल में, तो वैल्यूज़ आपके ए बी सी और डी करके फिर, क्योंकि उनको हमने डिवाइड करना होता है, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है। सेंसिटिविटी देखते हैं क्या चीज़ है। सेंसिटिविटी, इट इज़ एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज़ दैट इज़ ट्रू पॉजिटिव। मतलब ये कि जो हमारे पास पॉजिटिव आया है उसमें रियली डिजीज़ भी है, तो जो इसको एबिलिटी है टेस्ट की, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। मतलब ये पॉजिटिविटी टेस्ट भी ऑफ टेस्ट भी है। फॉर एग्जांपल अगर 90% सेंसिटिविटी है किसी भी टेस्ट की, तो उसका मतलब है कि 90% जो है वो पॉजिटिव हैं, उनमें डिजीज़ भी है। लेकिन जो 10% हैं उनमें भी वो डिजीज़ है लेकिन उनके टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं, 10% और फॉल्स नेगेटिव। अब स्पेसिफिसिटी क्या है? इट इज़ एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज़ दैट इज़ ट्रू नेगेटिव। मतलब ये नेगेटिव जो है ना हमारे पास टेस्ट की वैल्यूज़ आती हैं, उनको ये सिग्निफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 90% स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि 90% वो पेशेंट्स हैं जिनमें हमारे पास टेस्ट नेगेटिव आया और उनमें डिजीज़ भी नहीं है। लेकिन जो बाकी हमारे पास जो 10% जो पॉजिटिव आ गए थे उनमें भी डिजीज़ थी, हालांकि उनको नेगेटिव आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आया, इसलिए हमारे पास 90% स्पेसिफिसिटी है। प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी क्या है? क्वेश्चन है वो मार्क कर लीजिए। इट इज़ डायग्नोस्टिक पावर ऑफ अ टेस्ट, इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यूज़ इसमें आती हैं। अब जो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है? इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल हु टेस्ट पॉजिटिव फॉर ए डिजीज़ एक्चुअली हैव द डिजीज़। और जो नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है उसका मतलब है कि इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल हु टेस्ट नेगेटिव फॉर अ डिजीज़ आर रियली डिजीज़ फ्री। अब जो मेन इसके हैं वो है इनके फार्मूलाज, मतलब इन्हें निकालने कैसे हैं, सेंसिटिविटी कैसे निकालनी है, क्योंकि ए हमने कहा था जो ट्रू पॉजिटिव है और जो हमारे पास सी था ना वो हमारे पास फॉल्स नेगेटिव था, मतलब दोनों डिजीज़ थे। ये याद रखिए कि सेंसिटिविटी में डिजीज़ जो है ना उसमें हम ऊपर हमने ए रखना है यानी कि ट्रू पॉजिटिव, उसको हमने डिवाइड करना है ए प्लस सी से और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह हमारे पास सेंसिटिविटी आ जाएगी। ये तो मतलब पॉजिटिविटी इससे याद रख लें सीधा सीधा। और जो स्पेसिफिसिटी है इसमें क्या होता है कि हमने, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यूज़ की ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं, तो उसमें हमने डी, सबसे पहले हमने डी ऊपर रखना है और डिवाइड कर देना है बी प्लस डी से, मतलब जो नॉन डिजीज़्ड है। ट्रू नेगेटिव इसमें हमने ऊपर रखना है और हमने डिवाइड कर देना है फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव बी और प्लस डी से, और हम मल्टीप्लाई कर देना 100 से। और जो हमारे पास पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है इसमें हमने डी ओवर सी प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई 100। और जो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है उसमें हमने डी जो ट्रू नेगेटिव है उसको ऊपर रखना है और डिवाइड कर देना है सी प्लस डी से मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये चारों के रिलेशन है। अब जो हमारे पास सेंसिटिविटी है वो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू से मिलती जुलती है और जो स्पेसिफिसिटी है वो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू से मिलती जुलती है, सिर्फ याद रखने के लिए। जो सेंसिटिविटी में उसमें डिजीज़ को देखना है और जो स्पेसिफिसिटी है उसमें हमने जो नॉन डिजीज़्ड जो पोर्शन है उसको हमने प्लस और डिवाइड करना है। इसी तरह हमने जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव है उसमें हमने पॉजिटिव केसेस को देखना है और जो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है उसमें हमने नेगेटिव वैल्यूज़ जो नेगेटिव टेस्ट की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने और डिवाइड और प्लस करना है। तो ये याद रखने के लिए कर लें, इम्पॉर्टेंट है। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो है यील्ड। यील्ड इज़ द अमाउंट ऑफ प्रीवियसली अनरिकग्नाइज्ड डिजीज़ दैट इज़ डायग्नोज एज ए रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग एफर्ट। मतलब स्क्रीनिंग के बाद हमें जो अनडायग्नोज केसेस मिले हैं, जितने मिले हैं वो हमारे पास उतनी यील्ड है।
ये डिपेंड किस पे करता है, सेंसिटिविटी पे, वही जो हमने जो पिछले पढ़े हैं कंपोनेंट्स ऑफ वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रेवलेंस, पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी पे। हाई रिस्क पॉपुलेशन आर यूजुअली सिलेक्टेड फॉर स्क्रीनिंग दस इंक्रीजिंग यील्ड। और कौन कौन सी स्क्रीनिंग की जानी प्रेगनेंसी में? एनीमिया, हाइपरटेंशन, टॉक्सीमिया, आरएस स्टेटस, और इन्फेंसी में हमारे स्पाइना बाइफिडा, सेरेब्रल पाल्सी, विजुअल डिफेक्ट्स, ये बॉक्स बना हुआ है, तो मतलब कौन की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। और मिडिल एज है, मैन या वुमेन, उनमें हाइपरटेंशन, कैंसर, डायबिटीज़, ओबेसिटी वगैरह, और एल्डरली है तो टीबी, कैंसर और ग्लाकोमा, कैटरैक्ट, क्योंकि ये जिनमें होने के मोस्टली चांसेस होते हैं। सैम्पलिंग क्या चीज़ है? सैम्पलिंग या पोर्शन फ्रॉम होल विद ऑल इट्स इनहेरेंट क्वालिटीज़ इज़ नोन एज ए सैम्पल। इट इज़ ईजी एंड मोर इकोनॉमिकल टू स्टडी सैम्पल। अब टाइप्स कितनी है? दो तरह की होती है सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है कि इसमें इन दिस टाइप ईच एलिमेंट हैज़ सेम चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल। मतलब प्रोबेबिलिटी से कि उसका चांस कि किसी भी एलिमेंट या किसी भी पर्सन का चांस इक्वल होता है इसमें कि वो सैम्पल में का हिस्सा बन जाए। नॉन प्रोबेबिलिटी में इससे उल्ट होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की आगे टाइप्स कौन से हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि रैंडम हम कोई भी किसी को भी मतलब इंक्लूड कर लेते हैं उस सैम्पलिंग में, और इसमें क्या होता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल हमारे पास हो सकते हैं। और जो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है, इसमें रैंडम तो है ही है लेकिन एक सीक्वेंस से होता है। इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग अ प्री डिटरमिन्ड सिस्टम इज़ फॉलोड। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उसने दिया था कि 150 स्टूडेंट्स हैं और हमने 30 सैम्पल साइज़ रखना है, तो हमारे पास कौन सा बेहतर है जो सैम्पलिंग टेक्निक है? तो उसमें ये था सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसमें इट इज़ डन बाय पिकिंग अप 5th और 10th यूनिट एट अ रेगुलर इंटरवल। सही है, तो 5th या 10th यूनिट एज अ रेगुलर इंटरवल। तो क्योंकि वो 150 स्टूडेंट्स वाले जो मैंने जो क्वेश्चन आया होता है उसमें भी 30 सैम्पल साइज रखें, तो उसमें 5 के इंटरवल से आएगा। और इंटरवल इसमें कैसे निकालना है कि ऊपर आपने टोटल पॉपुलेशन रख देनी है, उसको डिवाइड कर देना है जितने हमारे पास सैम्पल साइज़ रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर 150 अगर पॉपुलेशन है तो उसमें सैम्पल साइज़ अगर 30 है ना सैम्पल साइज़, तो उसका जो इंटरवल हमने निकालना है वो डिवाइड करके निकालना है, तो हमारे पास 5, तो 5 के इंटरवल से हमने हर एक मतलब 1, 6 इस तरह जो 5, 10, 15 इस पर हमने एक एक पर्सन को पिक करते जाना है। तो ये इस हिसाब से हमने इंटरवल निकाल लेना है, सैम्पल का इंटरवल। इसमें भी हर पर्सन के पास सेम चांस होता है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है, और लेकिन नंबर ऑफ़ पॉसिबल सैम्पल्स ग्रेटली रिड्यूस हो जाते हैं। आगे हमारे पास है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर नाम से पता है आपको कि ग्रुप सैम्पलिंग, मतलब एक पॉपुलेशन है उसमें हम मोहल्लाज या बिल्डिंग वाइज या ग्रुप्स बना लेते हैं, अपार्टमेंट्स या विलेज वाइज ना हम ग्रुप बना लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मार्क कर लीजिएगा कि क्वेश्चन इस तरह से आया था कि सिटी को हमने डिवाइड किया है डिफरेंट ग्रुप्स में और सैंपल उनका लिया है, और फिर मैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उनके ना सैम्पलिंग की है, तो कौन सा इसमें यूज़ हुआ है? तो क्लस्टर सैम्पलिंग इसमें यूज़ हुआ है क्योंकि स्मॉल ग्रुप्स में हमने उनको डिवाइड किया है। व्हेन अ लिस्ट ऑफ द एंटायर एरिया इज़ नॉट अवेलेबल एंड इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल टू विजिट द एंटायर एरिया, वी कैन डिवाइड द एरिया इनटू सेवरल इक्वल साइज्ड क्लस्टर्स। ठीक है, वी कैन सेलेक्ट रैंडमली ओनली अ फ्यू क्लस्टर ड्रॉन आइदर बाय रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक। इसमें हमने जो सिलेक्शन करनी है कुछ उसमें मोहल्लाज या जैसे भी उस स्मॉल ग्रुप्स में से, फिर हमने वही ग्रुप्स में से करनी है, या सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मतलब टेक्निक हमने पिछले वाली दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लेनी, लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग ही आएगी। आगे हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड मतलब सब ग्रुप्स। द सैम्पल इज डेलिबरेटली ड्रॉन इन अ सिस्टमैटिक वे सो दैट ईच पोर्शन ऑफ द सैम्पल गेट्स रिप्रेजेंटेशन। कैसे? और ये बेस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग है, ये याद रखिएगा कि ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बेस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग है। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन
क्योंकि उसने पूछा था कि स्टेप्स कौन से हैं क्वेश्चन में ना, पास्ट क्वेश्चन था कि उसमें स्टेप्स उसने कहा था कि क्या क्या स्टेप्स हैं इसके स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के। तो उसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट डिवाइडेड इन सब ग्रुप्स स्ट्रेटा अकॉर्डिंग टू वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनको हम डिवाइड करते हैं लाइक एज, सेक्स बिना पे, या इकोनॉमिक स्टेटस, या रिलीजन के बेस पे हम उनको अलग-अलग करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। फिर हम रैंडम या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग प्रोसीजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही है कि जैसे हम एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि अगर हम कॉलेज में स्मोकर्स को स्टडी करना चाहते हैं तो हम पहले उनको डे स्कॉलर या बोर्डर्स या नॉन बोर्डर्स में उनको हम डिवाइड कर लेंगे, फिर वो सैम्पल लेंगे, ग्रुप्स बना लेना हमने ईजी ताकि रहे। तो स्टेप्स इसमें जो लिखे हुए थे वो थे सिलेक्ट पॉपुलेशन, कैलकुलेट प्रोपोर्शन ऑफ ईच ग्रुप एंड गेट द क्वेश्चनर फील्ड। तो ये 3 स्टेप्स हैं, सिलेक्ट पॉपुलेशन, कैलकुलेट प्रोपोर्शन ऑफ ईच ग्रुप एंड गेट द क्वेश्चनर फील्ड। तो ये इसके स्टेप्स थे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के। अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ये मोर ऑथेंटिक है और रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड। ये बाकी तो और पॉइंट्स में, लेकिन 2 मेन है, रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड और ये मोर ऑथेंटिक है देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से। तो आगे हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसका जो क्वेश्चन है तो वो ये था कि इसके आगे टेक्निक्स के 4 नाम लिख दें या 2 लिख दें। तो इसके टेक्निक्स के टाइप्स एक ही हैं, आगे कौन कौन सी हैं। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग इसमें है, प्रोपोसिव सैम्पलिंग या जजमेंट सैम्पलिंग भी कहते हैं इसे, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल और नेटवर्क सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग और मिक्स्ड सैम्पलिंग। तो ये हमारे पास 6 हैं, आप कोई भी 3 या 4 याद रख लें। एक्सीडेंटल में वैसे कोई भी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी इसे कहते हैं, और सैम्पल इज सिलेक्टेड इन हैपहैज़र्ड फैशन लाइक फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स इन द लेक्चर हॉल या स्टूडेंट्स इन द प्लेग्राउंड, कोई भी हो सकते हैं। ये एक्सीडेंटल सैम्पलिंग है। इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहते हैं। प्रोपोसिव सैम्पलिंग या जिसको जजमेंट सैम्पलिंग कहते हैं, फॉर एग्जांपल इट इज़ बेस्ड ऑन सम ऑफ प्री डिटरमिन्ड डाटा लाइक सैम्पल फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप। इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। कोटा सैम्पलिंग में क्या है, लाइक अगर कोई किसी एक रेशियो से कोई आ रहा है तो हम सैम्पल में भी मेल फीमेल उसी रेशियो से पिक करते हैं, तो ये कोटा सैम्पलिंग है, और ये नॉट अ गुड सैम्पलिंग टेक्निक। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, हम कॉन्फिडेंशियल सैम्पलिंग करते हैं, लाइक कि हम एडिक्ट्स, अल्कोहलिक या प्रोस्टिट्यूट्स हैं, उनके जो सोर्सेज या उनके जो नेटवर्क है, इनको क्योंकि ना नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहते हैं, तो उनके बारे में कॉन्फिडेंशियल सैम्पलिंग इकट्ठी करते हैं। और सैम्पलिंग एरर्स में क्या है, साइज़ मोस्टली एज लार्ज एज पॉसिबल रखना चाहिए। ऑब्जर्वर वेरिएशंस आ सकती हैं, सब्जेक्ट वेरिएशंस, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स और इनकम्प्लीट कवरेज। इवेल्युएशन ऑफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम क्या है कि इवेल्युएट कैसे करते हैं किसी को भी, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स और अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स या अदर्स मेथड। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स में क्या है कि एक हम ग्रुप रखते हैं जिसमें हम वो स्टडी कर रहे हैं, और एक दूसरा हमारे पास होता है जो कंट्रोल ग्रुप होता है। अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स में क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि अगर किसी को कोई डायग्नोस बता दिया है तो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी, और जिनको डायग्नोसिस नहीं हुआ उनके मतलब उनका जो माइंड पे कितना इफ़ेक्ट करेगा या कितना वो लिव कर सकते हैं या लंबी उम्र कर सकते हैं उनकी होती है। तो इसको हम अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स, जिनको हम चेक ऐसे मतलब ना किसी भी सैम्पलिंग के थ्रू नहीं कर रहे होते। अदर मेथड में क्या है, केस कंट्रोल स्टडीज़ और कंपैरिजन। स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या फ़र्क है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये अपेरेंटली हेल्दी पे किया जाता है और ग्रुप्स पे किया जाता है। टेस्ट फाइनल नहीं होते रिजल्ट्स इसके, लेस एक्यूरेट है, लेस एक्सपेंसिव है और नॉट अ बेसिस फॉर ट्रीटमेंट है। तो ये हमारे पास चैप्टर ख़त्म होता है सैम्पलिंग एंड स्क्रीनिंग का। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।